विपक्ष की सियासत चरम पर है। राहुल गांधी कहते हैं कि उनके फोन में हथियार डाल दिया गया है, तो ममता बनर्जी ने अपने आप मान लिया कि उनके फोन की भी जासूसी की गई। दोनों नेता आपे से बाहर हैं। संसद के दोनों सदनों में हर दिन हंगामा। राज्यसभा से ममता बनर्जी के एक सांसद को बाहर निकाला गया, तो लोकसभा से 10 सांसदों को बाहर निकाले जाने की तैयारी है। कांग्रेस टेंशन में है। अधीर रंजन चौधरी ओम बिड़ला के दफ्तर में जाकर अनुनय विनय कर रहे हैं कि इस बार सबको माफ कर दीजिए, लेकिन संसद से बाहर निकलते ही कांग्रेस का वही रवैया। असल में ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों में सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा करने की होड़ सी मची हुई है। इसके पीछे विपक्ष का चेहरा बनने की लड़ाई है। ममता बनर्जी का नाम पेगासस मामले में किसी लिस्ट में नहीं है और न उनकी पार्टी के किसी नेता का। राहुल गांधी आपे से बाहर हैं, लेकिन अब तक ये तय नहीं हुआ कि पेगासस को लेकर जो लिस्ट कही और बताई जा रही है उसमें कुछ सच्चाई है या फिर ये सब एक सियासी स्टंट है। यही वजह है कि बीजेपी ने राहुल गांधी पर करारा हमला किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी के नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके जैसे शख्स की जासूसी कोई क्यों करेगा जो कांग्रेस पार्टी चलाने में भी असफल हैं। पात्रा ने पेगासस विवाद को विपक्ष का गलत उद्देश्य करार देते हुए आरोप लगाया कि कोविड महामारी से अधिक इस प्रकरण को महत्ता देकर विपक्षी पार्टियां लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाए गए सभी अहम बैठकों का कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया। दरअसल एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने भारत के लोकतंत्र को छिन्न भिन्न कर दिया है। पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अहम मुद्दों पर कई बैठकें बुलाई, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे लिए पेगासस महत्वपूर्ण है, कोविड नहीं। आप जनता की आवाज को दबा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, यदि उनके फोन में ऐसा उपकरण है तो अब तक शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई गई? केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई उनकी जासूसी क्यों करेगा? वो कांग्रेस पार्टी को चलाने में भी असमर्थ हैं। उनकी जासूसी से क्या फायदा होगा? राहुल जी, आपको अपने फोन की जांच करानी चाहिए। बीजेपी नेता ने विपक्ष पर यह कहकर हमला किया कि उनका मुख्य मकसद देश को वापस स्वर्ण युग में लाने के लिए प्रयास करना नहीं है, बल्कि अपने परिवार और बच्चों को सेटल करना है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का मुख्य मकसद भारत को विकास की राह पर ले जाना और आगे बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजस्थान में गांधी वाड्रा का खेल अब शुरू हो चुका है। पंजाब की तरह यहाँ भी विधायकों से 1-to-1 बातचीत की जा रही है। सबसे एक ही किस्म के सवाल पूछे जा रहे हैं और अजय माकन उनके जवाब को दर्ज करते जा रहे हैं। ये सब अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। अजय माकन विधायकों से फीड लेकर दिल्ली आएंगे। सोनिया गांधी के दरबार में उसे पेश किया जाएगा, तब जाकर कुछ होगा। लेकिन इस बात का अंदाजा शायद बहुत सारे मंत्रियों और नेताओं को हो गया है कि आगे क्या होने वाला है। यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सबको ये कहते फिर रहे हैं कि जिसको जो काम करवाना है करवा लो, मैं तो 2-4 दिन का मेहमान हूँ। असल में डोटासरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे ये कह रहे हैं कि अपने पद पर अब 2-4 दिन का ही मेहमान हूँ। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कब का है ये पता नहीं चल सका है, लेकिन माना यह जा रहा है कि वीडियो हाल ही का है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा एक शख्स से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि सोमवार को आ जाओ, हम तुम्हारा काम कर देंगे, 1 मिनट में निकाल देंगे जितनी कहो। मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ, जो मेरे से कराना है करा लो। माना जा रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में भी अंदरूनी लड़ाई को सुलझाने में लग गई है। पिछले 1.5 साल से सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत गुट की लड़ाई अब खत्म होने की राह पर है। अब खबर ये भी है कि अगस्त 10 को राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार संभव है और तब पायलट गुट को संतुष्ट करने का प्रयास रहेगा। कहा जा रहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की पार्टी के राजस्थान प्रभारी अजय माकन से एक अहम बैठक हो चुकी है। अब अजय माकन जयपुर में कई अहम मुलाकातें करने जा रहे हैं। इस बीच बदलाव को लेकर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का दावा है कि अब हम पार्टी को पूरा बदलने जा रहे हैं। लोकल बॉडी से लेकर संगठन तक सभी जगह बदलाव दिखेगा। अगर सब कुछ रणनीति के मुताबिक होता रहा तो 10 अगस्त को कैबिनेट का विस्तार संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सियासी तिकड़म करने कोलकाता से दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी कहती हैं कि अब तो पूरे देश में खेला होगा, लेकिन हकीकत यह है कि अब ममता बनर्जी के साथ ही बड़ा खेला होने जा रहा है।
जिसकी स्क्रिप्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में लिखी जा रही है। चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल में शुरू हुई हिंसा अब तक जारी है। इस बीच सिविल सोसाइटी की बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट आ गई है। हाईकोर्ट ने एनएचआरसी के मामले की जांच करवाई, उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंप दी गई। हर रिपोर्ट से हिंसा की एक ही कहानी निकली है कि बंगाल की पुलिस देखती रही और टीएमसी के गुंडे हिंसा फैलाते रहे, लूटपाट करते रहे। लेकिन हाईकोर्ट के सवालों से बचने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने टालो और मौज करो की नीति अपनाई। टालो इसलिए कि वक्त के साथ सारे सबूत मिट जाएंगे और बहुत सारे लोग डर की वजह से अपनी शिकायत वापस ले लेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार के इस खेल को समझ लिया, इसलिए उसने हर हाल में 31 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और साथ में ये भी कहा कि ये आखिरी है, सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी ही होगी। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के जवाब में अपना पूरा हलफनामा दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अब और समय नहीं दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होनी है। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुई वकील प्रियंका टिबरेवाल ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में अदालत के सुस्त रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने अदालत में कहा कि मामले की सुनवाई में देरी से पीड़ितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। टिबरेवाल ने तर्क दिया कि कानूनी कार्रवाई में देरी के कारण पीड़ितों को उनकी शिकायतें वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य पीड़ितों पर ध्यान दिए बिना कार्रवाई में देरी करने के लिए कई हथकंडे अपना रहा है। टिबरेवाल ने आगे कहा, अगर मामले में और देरी हुई तो पीड़ित अपनी शिकायतें वापस ले लेंगे। पश्चिम बंगाल में अभी भी हिंसा जारी है। वकील ने कहा कि इस संबंध में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी विशेष जांच गठित करने की तत्काल आवश्यकता को भी दोहराया। टिबरेवाल ने कहा कि यदि आपके लॉर्डशिप को लगता है कि लोगों को मारकर पेड़ पर लटकाने से मामले रुक सकते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। टिबरेवाल द्वारा पश्चिम बंगाल हिंसा पर आपत्ति जताने के बाद एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि लॉर्डशिप जानते हैं कि ज्यादा समय देने से सबूत गायब हो जाते हैं। इस मामले में पुलिस की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि राज्य को एनएचआरसी रिपोर्ट पर व्यापक प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। यदि अब राज्य को और समय चाहिए तो उसे एक उचित कारण दिखाना होगा। एनएचआरसी की समिति के बाद के घटनाक्रम और नए मामलों से बेंच को अवगत कराना चाहती थी। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि आज की दलीलों पर नहीं था। इसके बाद बेंच ने आदेश दिया कि एनएचआरसी की रिपोर्ट पर और जवाब दाखिल करने के लिए हमसे और समय मांगा गया है, इसलिए हमने राज्य को अंतिम अवसर के रूप में 31 जुलाई तक का समय दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद सियासी हिंसा के मामले में मृत बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की डीएनए रिपोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, सोमेन सेन और सुब्रत तालुकदार की 5 सदस्यीय पीठ में पेश की गई। उन्होंने राज्य द्वारा एनएचआरसी की रिपोर्ट के जवाब में दायर किए गए हलफनामों और सार्वजनिक रूप से एनएचआरसी समिति के कुछ सदस्यों के बयानों वाली एक पेन ड्राइव को भी अपने रिकॉर्ड में लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई है, लेकिन इन दोनों की लड़ाई की वजह से पैदल हो गए सुनील जाखड़ ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। जाखड़ ने केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखकर कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। जाखड़ ने अपने पत्र में सोढ़ी पर एक जमीन का तीसरी बार मुआवजा लेने की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि सोढ़ी से मुआवजे के तौर पर ली गई रकम वापस कराई जाए और इस मामले में सोढ़ी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाला जाए। राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी पर जाखड़ ने पार्टी के भीतर घात करने के भी आरोप लगाए हैं। जाखड़ की तरफ से ये पत्र जमीन मुआवजे में गड़बड़ी को लेकर लिखा गया था। इस पत्र में पंजाब सरकार की तरफ से सोढ़ी के खिलाफ 1,83,00,000 रुपए की वसूली के मुकदमा दायर करने की बात कही गई है। इसके अलावा विभाग ने सोढ़ी और उनके परिवार के खिलाफ राज्य के साथ धोखा करने के लिए आपराधिक कार्रवाई की भी मांग की है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने वसूली की रकम को महज छोटा और शुरुआती हिस्सा बताया। जाखड़ ने पत्र में आरोप लगाया कि सोढ़ी ने पिछली अकाली और बीजेपी सरकार के समर्थन से तथ्यों को छिपाकर और गलत तरीके से पेश कर ये दोहरा मुआवजा हासिल किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सोढ़ी को नोटिस दिया। असल में सोढ़ी की 11 एकड़ जमीन को पहली बार पीडब्ल्यूडी ने 1962 में अधिग्रहित किया था। इसके बाद 2013 में उनकी जमीन का अधिग्रहण हुआ। 1962 में और 2014 में ही उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया गया था।
इसके बाद उन्होंने नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 77 करोड़ रुपए के मुआवजे की तीसरी बार मांग की। ये मामला राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नजर में आया। उन्होंने ही इसके खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर अदालत ने सोढी के पक्ष में फैसला सुना दिया तो ये कांग्रेस की छवि और आगामी चुनाव को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि संगरूर और पटरान इलाके के किसान मुआवजे की राशि को 40 लाख प्रति एकड़ से बढ़ाकर 70 लाख रुपए करने के लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जमीन दिल्ली हाईवे के लिए अधिग्रहित की जा रही है। जाखड़ को लगता है कि मोहन के उत्तर गांव में सोढी की जमीन की तुलना में संगरूर बेल्ट ज्यादा महंगा क्षेत्र है। उन्होंने अपने पत्र में सवाल किया कि लिंक रोड के पास इस जमीन की मौजूदा कलेक्टर दर 6,72,300 रुपए प्रति एकड़ है। अगर सोढी 7 करोड़ रुपए प्रति एकड़ हासिल करने में सफल हो जाते हैं तो पंजाब का कौन सा किसान इससे कम कीमत में अपनी जमीन अधिग्रहित करने देगा। जाखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि मामला सार्वजनिक होने के बाद भी अकाली दल ने इसका विरोध नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दोहरे मुआवजे का मामला 2007 और 2017 में सामने आया और उस दौरान अकाली सत्ता में थे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सुखबीर सिंह बादल के कहने पर ही पीडब्ल्यूडी ने इस बात को नजरअंदाज किया कि 1962 में जमीन का अधिग्रहण हुआ था और 31 जनवरी 1962 को अधिसूचनाएं भी जारी की गई थीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी सवाल किया कि अकाली और बीजेपी ने क्यों नियमों से अलग हटकर सोढी की मदद की। उन्होंने 2015 में सोढी को डिस्टिलरी लाइसेंस दिए जाने का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी विवाद में सोढी ने कैप्टन के संकट मोचक की भूमिका निभाई थी। फिलहाल सोढी की तरफ से इस पत्र को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। सोढी के करीबियों का कहना है कि ये पत्र अमरिंदर सिंह को कमजोर करने के लिए सीएम विरोधी लॉबी का एक प्रयास है, क्योंकि उन्होंने तनाव के बीच सीएम का साथ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी के दिल्ली आने के बाद से शिवसेना के सांसद संजय राउत बेवजह बेचैन हैं। ममता के दिल्ली आते ही सबसे पहले राउत ने उद्धव ठाकरे को बेहतरीन पीएम मटेरियल बता डाला। उनके इस बयान को किसी ने भाव नहीं दिया तो वापस वे फिर शरद पवार के गीत गाने लगे। इस बार शरद पवार की तारीफ में उनकी तुलना भीष्म पितामह से कर डाली और कहा कि शरद पवार विपक्ष के भीष्म पितामह हैं। संजय राउत ने कहा कि ममता बनर्जी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, लेकिन बिना कांग्रेस के मोदी पर विजय पाना संभव नहीं लग रहा है। राउत के बयान पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जोरदार चुटकी ली। उन्होंने पलटकर संजय राउत से सवाल कर डाला कि इसलिए शरद पवार मन से पांडवों के साथ हैं। सोशल मीडिया पर स्वामी के इस ट्वीट पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे हैं। लोगों का मानना है कि स्वामी ने पांडवों का जिक्र बीजेपी के लिए किया। उनकी सलाह से बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। अगर विपक्ष कमजोर है तो समझिए लोकतंत्र भी कमजोर है। कई बार ऐसा होता है कि क्षेत्रीय दलों के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर आगे आना पड़ता है। सुब्रमण्यम स्वामी की बात के अनेक मतलब इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पौराणिक चरित्र के जवाब में दूसरे पौराणिक चरित्रों का जिक्र कर दिया। महाभारत की बात करें तो भीष्म पितामह दिखाई तो कौरवों की तरफ दे रहे थे, लेकिन मन से वे चाहते थे कि पांडवों की जीत हो। वह समय समय पर पांडवों को विजयश्री का आशीर्वाद भी देते रहते थे। वहीं मजबूरी में उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ा था। वर्तमान और महाभारत की लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि भीष्म पितामह जिन कौरवों के साथ थे वे बुरी तरह से हार गए। मतलब ये कि पवार जिसके साथ खड़े होंगे उसके जीतने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। प्रशांत किशोर और शरद पवार से मुलाकात के बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने में पवार की बड़ी भूमिका होगी, लेकिन अब ममता बनर्जी उनसे आगे निकलकर सामने आ रही हैं। पवार से मुलाकात के बाद पीके भी कह चुके हैं कि मोदी के विरुद्ध तैयार हो रहे मोर्चे में कांग्रेस का भी रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस अंदाज में ममता बनर्जी ने दिल्ली आकर कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी और उसे किनारे लगाकर इस बात का एहसास करा दिया कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने का उसका तमगा अब खतरे में पड़ गया है, तब कांग्रेस ने आनन फानन में ममता बनर्जी की ताकत बने प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए राहुल गांधी ने पार्टी के खास नेताओं की बैठक बुलाई और प्रशांत किशोर को लेकर उनकी राय मांगी। लेकिन यह सवाल अब तक बाकी है कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं।
प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस के हलकों में इसकी फुसफुसाहट तेज हो गई है, मगर न तो पार्टी और न ही प्रशांत किशोर ऑन रिकॉर्ड कुछ कह रहे हैं। नाम न छापने की शर्त पर इस मामले से जुड़े 3 लोगों ने कहा कि इस मुद्दे पर 22 जुलाई को राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में चर्चा की गई थी और इसमें AK एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल, कमलनाथ और अंबिका सोनी सहित पार्टी के लगभग आधा दर्जन से अधिक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था। सूत्रों का कहना है कि अगर दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो प्रशांत किशोर को पार्टी में कोई बड़ा पद देकर शामिल किया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पुनरुद्धार के लिए गांधी परिवार के सामने एक खाका पेश किया था। मामले से परिचित लोगों में से एक ने कहा कि 22 जुलाई की बैठक यह जानने के लिए थी कि प्रशांत किशोर के सुझावों के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं, जो पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत से ठीक पहले पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिए गए थे। साथ ही दूसरे नेता ने कहा कि राहुल गांधी अगले कुछ दिनों में इस पर अंतिम निर्णय लेने वाले हैं, हालांकि उससे पहले वह पार्टी के नेताओं से परामर्श चाहते हैं। वहीं मामले से परिचित दूसरे शख्स ने कहा कि कांग्रेस में प्रशांत किशोर द्वारा सुझाई गई रणनीतियों को अपनाने की इच्छा है और परामर्श के दौरान एक आम सहमति भी विकसित हुई है। उन्होंने आगे कहा कि हम इसे लेकर आशावादी हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस के बिना भाजपा को हराना संभव नहीं है। दूसरी बात यह कि PK ने खुद ही हमसे संपर्क किया है। बता दें कि उनका संदर्भ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तीसरे मोर्चे के संदर्भ में पिछले महीने प्रशांत किशोर की टिप्पणियों से है, जिसमें किशोर ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि कोई तीसरा या चौथा मोर्चा बिना कांग्रेस को शामिल किए नरेंद्र मोदी को हरा सकता है। सूत्रों ने कहा कि बैठक में उपस्थित लोगों से पूछा गया कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने के बारे में उन्हें कैसा लग रहा है, तो ज्यादातर लोगों ने हामी भरी और कहा कि यह बुरा विचार नहीं है। फिलहाल इस बैठक पर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। बैठक को लेकर KC वेणुगोपाल ने कहा कि यह एक अनौपचारिक बैठक थी, जहां हमने 2022 के लिए निर्धारित विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें कांग्रेस की बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रशांत किशोर द्वारा दिए गए प्रस्तावों में से एक यह है कि राहुल गांधी को नए कांग्रेस संसदीय बोर्ड का नेतृत्व करना चाहिए। G23 समूह में भी इसी बोर्ड की मांग की थी, जो प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर विचार करेगा। माना जाता है कि पार्टी में बदलाव के सुझावों के अलावा प्रशांत किशोर की योजनाओं में भाजपा के खिलाफ एक संभावित संयुक्त मोर्चा बनाने का विवरण भी शामिल है, जिसकी शुरुआत 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में एक आम विपक्षी उम्मीदवार को स्वीकार करने के साथ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।